हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मैं आज कल की तरह से आज फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास 6 होने वाला है। 1 2 3 4 5 मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेटफॉर्म पर मिल ही जाएगा। तो चलिए आज मैं प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आने वाले सामवेद और अथर्ववेद मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं आगे की ओर। चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, ठीक है। चैप्टर 1 प्राचीन भारत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आने वाले सामवेद अथर्ववेद बताने वाला हूं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में बता चुका हूं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत आज मैं बताने वाला हूं सामवेद। सामवेद, ठीक है। सामवेद में आज बताने वाला हूं। एक पॉइंट ऑफ पॉइंट होकर के चलेंगे। लास्ट में 13 एमसीक्यू भी देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम के रिलेटिव जो देखा गया है एनालिसिस करके आपको वो क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं, सटीक सही तरीके से आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिलेगी। चलिए जुड़े। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं सामवेद, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है सामवेद में शाम का शब्द आता है। फर्स्ट का 2 लाइन आप शाम देख रहे होंगे, शाम, ठीक है। तो शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए मैं पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से लिख देता हूं। शाम, शाम का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो ज्ञान होगा, ज्ञान, ठीक है। शाम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत, ठीक है। मैं यहां से लिख देता हूं संगीत, ठीक है। ज्ञान या तो संगीत, ठीक है। संगीत है, इसमें मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र है, ठीक है। संगीत में कौन कौन से हैं? ज्ञान या तो संगीत। कौन कौन से? तो यज्ञ के समय, यज्ञ के समय, यज्ञ के समय, ठीक है। यज्ञ के समय में जो मंत्र का, देखिए अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, ठीक है। तो यज्ञ के समय, यज्ञ के समय में गाए जाने वाले मंत्र, गाए जाने वाले मंत्र, ठीक है। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं? शाम, ठीक है। सामवेद में शाम 2 वर्ड आ रहा है। शाम फर्स्ट आ रहा है, शाम। तो शाम का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। शाम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या तो संगीत। अब संगीत कौन सा भैया, कब बजता है ये? तो देखिए संगीत जो है यज्ञ के समय में गाए बजाने वाले होते हैं, वही संगीत सामवेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं। इसके मंत्रों को गाने वाले उद्गात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके जो संगीत जो गाते हैं ना भैया, ऐसे तो सब कोई नहीं गा देती है, आते हैं उसमें यज्ञ में गाने वाले आते हैं। तो गाने वाले 6-7 के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो वो जो गाते हैं ना उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं, उद्गाता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसके मंत्रों को गाने वाले, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 बन रहा है मेरा, पॉइंट नंबर तो यही 1 हो गया है, ठीक है। तो ये 2 नंबर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट ये था मेरा, ठीक है। 2 नंबर में क्या मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्रों को गाने वाले को, इस मंत्रों, इस मंत्रों को गाने वाले को, गाने वाले को, गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता, उद्गाता,
उद्गाता कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन से एग्जाम में, बिहार दरोगा एसएससी के सभी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में ये देखा गया है। ठीक है, इस मंत्र को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, उद्गाता किसे कहते हैं तो आप बता देंगे। सामवेद में जो शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, ज्ञान के बाद या तो संगीत भी है, तो जो अभी के समय में गाए जाने वाले मंत्र होते हैं उसी को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। ठीक है, उद्गाता कहते हैं। अब चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। सामवेद के मंत्रों को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं। पॉइंट नंबर ये 3 होने वाला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, सामवेद के मंत्रों, सामवेद के मंत्रों को, सामवेद के मंत्रों को भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, सामवेद के मंत्रों, ठीक है, सामवेद के मंत्रों को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बढ़ता हूं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। अब बोलिएगा ऋचाएं क्या है, तो मैं क्लास 5 में भी बता चुका हूं। ऋचाएं क्या होती है, मंत्र को ही ऋचाएं या तो ऋचाओं कहा जाता है। ठीक है, तो सामवेद में कुल कितने ऋचाएं हैं, 1875। ठीक है, 1875। पॉइंट नंबर 4 होगा, सामवेद में, सामवेद में कुल 1875, ठीक है, 1875 ऋचाओं, ठीक है, ऋचाओं या तो मंत्र है। ठीक है, अब चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप मेरे साथ दोहराएंगे भी और ध्यान से देखेंगे भी। साहित्यिक स्रोत बता रहे हैं, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद मैं कल के क्लास में करवा चुका हूं। क्लास 4 और 5 में ऋग्वेद, यजुर्वेद में करवा दिया हूं। अब मैं ये क्लास 6 है जिसमें मैं बता रहा हूं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आने वाले सामवेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी मैं सामवेद फर्स्ट टॉपिक को लिया हूं, तो शाम, ठीक है, सामवेद में फर्स्ट 2 अक्षर आता है साम। तो साम का अर्थ, शाम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र को ही संगीत कहा जाता है। ठीक है, इस मंत्र को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। कौन से मंत्र को गाता है भैया, तो ये जो संगीत जो गाता है ना, सामवेद के अंतर्गत आने वाले संगीत, उसको ही गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है मेरा, सामवेद के मंत्रों को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए चौथा है, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं या तो मंत्र है। आप बोलेंगे ऋचाएं क्या है, तो ऋचाएं या में मैं लिख दिया हूं जो कि मंत्र है। ठीक है, सामवेद में कुल 1875 मंत्र है। तो आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट की क्लास करवाता हूं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया था सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं या तो मंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, सामवेद में 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद में बचा मंत्र को लिया गया है। ठीक है, मतलब समझिए, सामवेद में 75 से अतिरिक्त शेष मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब अतिरिक्त शेष का मतलब क्या होता है भैया, अतिरिक्त शेष में मतलब होता है ऋग्वेद में जो बचा मंत्र था, बचे मंत्र सामवेद के में लिया गया। कितने मंत्र, 75 मंत्र। चलिए मैं लिख देता हूं, ऋचाओं भी बोल सकते हैं मंत्र को। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा जो आपको सीधा सीधा आपके माइंड में बैठने वाला है। तो आप मेरे साथ क्लास के साथ जुड़े रहें, देखते रहें। चलिए मैं क्या बताने वाला हूं, सामवेद। ठीक है, सामवेद में 75 से शाम, ठीक है, ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 6। सामवेद में, ठीक है,
सामवेद में 75 से ठीक है 75 से अतिरिक्त शेष 75 से अतिरिक्त शेष ठीक है 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है ठीक है ऋग्वेद से लिया गया है समझ में आ रहा है ना सामवेद में 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है ठीक है आप बोलिएगा अतिरिक्त का मतलब क्या होता है तो मैंने अभी जस्ट समझाया फिर से मैं समझा देता हूं अतिरिक्त का मतलब होता है ऋग्वेद में जो बचा मंत्र है उसी को अतिरिक्त शेष में यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यानी कि दिखाया जा रहा है ठीक है तो आप लोग घबराए नहीं मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ठीक है जो कि गंधर्ववेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं ठीक है सामवेद के में जो मंत्र लिए गए हैं 75 उसमें से प्रमुख शाखाएं गंधर्व वेद भी है ठीक है तो मैं पॉइंट नंबर 7 कर देता हूं पॉइंट नंबर एक मिनट इधर लिख देता हूं पॉइंट नंबर 7 ठीक है जो कि ठीक है जो कि गंधर्ववेद ठीक है जो कि गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं इसकी प्रमुख शाखाएं हैं ठीक है जो कि गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं कौन कौन सी शाखाएं भैया गंधर्व वेद के अंदर आने वाली कौन कौन सी शाखाएं हैं तो वो भी मैं बता देता हूं पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा ठीक है पॉइंट नंबर 8 में शाखाएं बताने वाले गंधर्व वेद के अंतर्गत ठीक है गंधर्व वेद के अंतर्गत ठीक है अंतर्गत क्या है अंतर्गत शाखाएं कौन कौन से हैं तो है मेरा पहला कोथुमिया ठीक है कोथुमिया ठीक है कोथुमिया पहला दूसरा है जैमिनिया ठीक है जैमिनिया ठीक है तथा राना अनिये तथा राना अनिये ठीक है चलिए देख लीजिए एक बार गंधर्व वेद के अंतर्गत आने वाली शाखाएं कोथुमिया जैमिनिया तथा राना अनिया ठीक है राना अनिया अब अथर्ववेद ठीक है इतना ही दूर तक है सामवेद का ठीक है सामवेद के अंतर्गत मैंने बता दिया सामवेद में साम का शब्द शाब्दिक अर्थ याद है ये सब तो मैं बता ही चुका हूं तो आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लो क्योंकि सामवेद का टॉपिक खत्म होने वाला है तो आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लें फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट अथर्ववेद के बारे में जानकारी देने वाला हूं चलिए आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लें तो चलिए अब मैं सामवेद बता चुका हूं अब मैं अथर्ववेद बताने वाला हूं तो अथर्ववेद में पहला पॉइंट क्या बनता है अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा मैं समझाता हूं टेंशन ना लें मैं फर्स्ट लिख देता हूं लिखने के बाद यदि आप मैं हेडिंग करके बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा चलिए मैं फर्स्ट लिख देता हूं अथर्ववेद अथर्वा
नामक अथर्वा नामक ऋषि, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा, ठीक है, दृष्टा है। आप बोलते होंगे ये दृष्टा क्या है, ठीक है, अथर्वा क्या है, तो देखिए हम बता देते हैं। अथर्ववेद जो है ना वो अथर्वा नामक ऋषि होते थे भैया, अथर्वा नामक ऋषि का नाम है, ठीक है। अथर्वा नामक यानी कि अथर्वा जो है वो ऋषि का नाम है, ठीक है। दृष्टि ना दृष्टा, ठीक है, बताया जा रहा दृष्टा, तो दृष्टा का मतलब क्या होता है, देखने वाला या तो दिखलाने वाला, ठीक है, देखने वाला या तो दिखलाने वाला। बोलिए तो मैं लिख देता हूं, दृष्टा का मतलब दिखलाने वाला, ठीक है, दिखलाने वाला, समझ में आ गया। दृष्टा का मतलब दिखलाने वाला। अथर्वा कौन था, अथर्वा ऋषि का नाम था, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 होगा अथर्ववेद का, वो तो सामवेद का था जो मैं खत्म कर चुका, अब आगे अथर्ववेद। तो अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर ही अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद नाम पड़ा है, ठीक है। अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर ही इस वेद को अथर्ववेद कहा गया। अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद नाम पड़ा है, ठीक है। अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद नाम पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसके दूसरे दृष्टा, ठीक है, दिखलाने वाले, इसके दूसरे दिखलाने वाले कौन थे, या तो रचयिता कौन थे, आंग्रीस ऋषि थे, आंग्रीस, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसके तीसरा पॉइंट, अथर्ववेद के, ठीक है, अथर्ववेद के दूसरे दृष्टा, ठीक है, दृष्टा या रचयिता कौन थे, तो आंग्रीसा ऋषि थे, आंग्रीस ऋषि, ठीक है। अथर्ववेद को दूसरे दृष्टा या तो रचयिता आंग्रीसा, ठीक है, एक मिनट, आंगिरस ऋषि थे। क्या समझ में आया, अथर्ववेद दूसरे दृष्टा या तो रचयिता कौन थे, आंगिरस ऋषि थे, ठीक है। आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। चलिए उतना दूर तक आप लोग लिख लिए, अगला बढ़ते हैं। वेद को आंगिरिश अथवांगिरिश वेद भी कहा जाता है। देखिए क्या बोला था फर्स्ट टाइम में कि अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा है, ठीक है। अब अथर्ववेद का दूसरा नाम या तो दिखलाने वाले या तो दृष्टा कौन थे, तो आंग्रीस थे, आंग्रीस ऋषि थे। अब इसके थ्रू से नाम क्या पड़ा है, अथर्वागिरीश नाम पड़ा है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, पॉइंट, ठीक है।
आंग्रीस ऋषि, ठीक है, ऋष, ठीक है, आंग्रीस ऋषि से इस वेद का नाम क्या पड़ा है? अथर्वग्रीष, ठीक है, अथर्वग्रीष, ठीक है, अथर्वग्रीष नाम पड़ा है, ठीक है, अथर्वग्रीष नाम पड़ा है। आंग्रीस ऋषि से इस वेद का नाम अथर्वग्रीष नाम पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेषज वेद। लिख देता हूं मैं पॉइंट, ठीक है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है, वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा, भेषज का अर्थ क्या है? आता होगा, भेषज का अर्थ क्या है? तो भेषज का अर्थ है निरोग करना या शरीर क्रिया में परिवर्तन करना, ठीक है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। भेषज का अर्थ होता है क्या? निरोग या तो शरीर क्रिया में परिवर्तन, शरीर क्रिया में, ठीक है, शरीर क्रिया में परिवर्तन, ठीक है। भेषज का अर्थ निरोग या तो शरीर क्रिया में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अब आप लोग बोलेंगे इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख भी किया गया। सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा ये था भैया, कौन सी प्रथा थी? जब कभी किसी गांव में यदि किसी की बोले तो पति मर जाए, ठीक है, जब किसी गांव में किसी के पति मर जाए तो उस समय की नीति थी या तो रीति थी कि पति के साथ ही जिंदे पत्नी को सीधा उसी आग में बैठा करके जला देना, जो कि बहुत गलत था, ठीक है। तो इसी से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिला है इस वेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद किसके नाम से पड़ा? अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर से पड़ा। अंग्रीसा वेद किसके नाम से पड़ा? आंग्रीस ऋषि नामक ऋषि के नाम पर पड़ा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे ही ये लास्ट में आ रहा है अथर्ववेद। तो वही बताया जा रहा है अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। तो ये आपको तो
हमको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप आदत भी रख सकते हैं। अब चलिए आगे मैं बता देता हूं, इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987, ठीक है, 5987 क्या है, ऋचाओं या तो मंत्र है। मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। इस वेद में कुल 20 कांड। अभी मैं ये भी समझाऊंगा कांड का मतलब क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारा डिटेल टू डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो इस वेद में कुल 20 कांड, ठीक है। आगे क्या, 731 सूक्त, 731 सूक्त, 731 सूक्त और 5987 मंत्र, 5987 क्या है, ये मंत्र है। ये वेद के अंतर्गत, सामवेद वेद के अंतर्गत 731 सूक्त है, 5987 मंत्र है और 20 कांड है। अब चलिए मैं बताया था कि कांड का मतलब क्या होता है, बोला था मैं। तो कांड का मतलब देखिए मैं बताने जा रहा हूं, कांड का मतलब होता है भैया खंड या तो भाग, ठीक है। तो क्या इसका मतलब समझेंगे आप, 20 भाग है। अब चलिए सूक्त के बारे में बताए थे, तो सूक्त का मतलब ये सूक्त, ठीक है, और ये कांड का मतलब मैं बता चुका हूं। क्या बताया था कांड का मतलब, तो कांड का मतलब मैं ये बताया था खंड या तो भाग, ठीक है। अब सूक्त का मतलब क्या होता है, तो सूक्त का मतलब होता है वेद मंत्र, ठीक है, वेद मंत्र, ठीक है। आप बोलिएगा वेद मंत्र का मतलब क्या होता है, वेद मंत्र का मतलब वो जो मंत्र जो विचार से, ठीक है, विचार या तो चिंतन, ठीक। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, इसमें लगभग 1200 ऋग्वेद से उद्धृत हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो मैं इसको क्लियर भी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, आंग्रिश ऋषि से इस वेद का नाम अथर्वग्रीष नाम पड़ा है। आंग्रिश ऋषि से इस वेद का नाम अथर्वग्रीष नाम पड़ा है, ठीक है। इसमें भेषज वेद भी कहा जाता है, ठीक है। इस वेद को भेषज वेद भी कहा जाता है। भेषज का मतलब क्या होता है, निरोगी, शरीर क्रिया में परिवर्तन, ठीक है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख भी किया गया है। तो मैंने सती प्रथा का मैं बता ही दिया हूं, यदि आप भूल चुके हैं तो वीडियो को इस तरह पीछे की ओर ले जाए, फिर आप देख सकते हैं। और मैं अभी भी चर्चा कर दे रहा हूं, सती प्रथा का वही होता था किसी भी गांव में यदि जिसके पति मर जाते थे और उसी की आग में यदि उसकी पत्नी को बैठाया जाए तो किस तरह लगेगा, उसी को सती प्रथा बोला जाता था, जो कि अभी तत्काल में हटाया गया है संविधान के अनुसार, ठीक है। चलिए इस वेद में कुल 20 कांड है। कांड का मतलब मैं समझा दिया हूं, खंड या तो भाग, ठीक है। 731 सूक्त है, मंत्र है, ठीक है। अब 5987 ऋचाएं हैं, ठीक है। तो ऋचाओं की जगह मैं मंत्र का यूज किया हूं, क्योंकि इस तरह का लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने में असावधानी होती है, इसीलिए मैं मंत्र का यूज कर दिया हूं, ताकि आपको एकदम सीधा सीधा आपको याद हो जाए। चलिए आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। चलिए आशा करते हैं कि आप वो नोट डाउन कर ही चुके होंगे। चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। अब क्या बताया जा रहा है, इस वेद में लगभग 1200 ऋग्वेद से उद्धृत है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इसके बाद में उद्धृत का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप मेरी इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत से आसानी भाषा में समझ सकते हैं और मैं समझाऊंगा। आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत में कमी नहीं करूंगा, बस आपको भी सपोर्ट करना भैया, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास में ये बोलने के लिए सॉरी। तो चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूं, इसमें लगभग 1200 ऋग्वेद से उद्धृत है। क्वेश्चन ऐसे आंसर से ही पता चला जा रहा है, उद्धृत मतलब ऋग्वेद से कुछ लिया गया है, ठीक है। फिर मैं समझा दूंगा, इसका डिटेल में समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए
मैं इसका पॉइंट लिख देता हूं, इसमें लगभग इसमें लगभग 1200, ठीक है, 1200 ऋग्वेद से उद्धृत है, से उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है। अब मैं इसके बारे में समझाऊंगा उद्धृत क्या है। इसमें लगभग 1200 ऋग्वेद के उद्धृत है। उद्धृत का मतलब होता है भैया उभरा हुआ या तो पृथक किया हुआ, उभरा हुआ या तो पृथक किया हुआ। तो बताया जा रहा है ऋग्वेद में जो 1200 मंत्र जो उभर गए थे, 1200 मंत्र जो अत्यधिक थे, उसी को वहां से उठा करके अथर्ववेद में ला करके चिपका दिया गया है, ठीक है। तो आप हड़बड़ाए नहीं, इसका मतलब यही होता है। उद्धृत का मतलब उभरा हुआ या तो पृथक किया हुआ, यानी कि ला करके चिपकाया हुआ। इसके लगभग में इस वेद में 1200 ऋग्वेद से उद्धृत है, यानी कि क्या मैं बताया, उद्धृत का मतलब उभरा हुआ, ठीक है, या तो पृथक किया हुआ। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं, यह भौतिकवादी वेद है, ठीक है, यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसको भी मैं समझा दूंगा, टेंशन ना ले आप लोग, चलिए मेरे साथ बने रहे। यह भौतिकवादी वेद है, ठीक है, यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासी का विवरण मिलता है, अंधविश्वासी का विवरण मिलता है, क्या है, यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासी का विवरण मिलता है, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या होता है भैया, भौतिकवादी व्यक्ति के जीवन में भौतिकवादी का क्या मतलब होता है, मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इतना दूर तक आप समझ ही चुके होंगे कि अंधविश्वास और सामान्य मनुष्य के विचार लिखा गया है, लिखा हुआ देखने को मिलता है, उसी को विवरण मिलता है बोला जाता है। चलिए भौतिकवादी का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं। भौतिकवादी का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में पैसा, संपत्ति, सुख, सुविधाएं अधिक महत्वपूर्ण है, इसे ही भौतिकवादी कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में पैसा, संपत्ति, सुख, सुविधाएं को ही भौतिकवादी कहते हैं। सॉरी, इस वेद में जादू, टोने, टोटके का उल्लेख किया गया है। इस वेद में, कौन से वेद में, अथर्ववेद वेद में, ठीक। तो इस वेद में जादू, इस वेद में जादू, टोना, टोटका, अभी मैं सबका मतलब समझाऊंगा, टेंशन नहीं आपको, ठीक है। इस वेद में जादू, टोने, टोटके का उल्लेख किया गया है, टोने, टोटके का उल्लेख किया गया है,
किया गया है। समझ रहे हैं ना? इस वेद में जादू, जादू हम लोग देखे हैं ना, वही जादू। टोना जो बोलता है ना, अरे मैं कुछ छीट दल को रे, कुछ भेज दो रे, ओकरा ना लाही हो रे, इस तरह का लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं अपने घर में। टोटका, किसी के द्वार पे नहीं देखते हंडी फूटा हुआ रहता है, झाड़ू डिगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी को टोटका कहते हैं। टोना जो हम लोग टांग के रखते हैं, नया घर बनाते समय हम लोग जो झाड़ू टांग देते हैं, जूता चप्पल ऐसे करके कुछ टांग देते हैं, उसी को ही टोना और टोटका का मतलब समझाई दिया। तो इस वेद में जादू, टोना, टोटका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। समझ रहे हैं ना? चिकित्सा यानी कि चिकित्सा मतलब उपचार, ठीक है, उपचार। देखिए भैया, स्वाभाविक सी बात है भैया, यदि इसमें अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में पहले के समय अंग्रेजी दवा नहीं चलती थी, ठीक है, अंग्रेजी दवा तो नहीं चलती थी, औषधियां ही चलती थी। औषधियां चलने के कारण, ठीक है, औषधियां चलने के कारण इसमें क्या बताया जा रहा है, इस वेद में औषधियां और चिकित्सा, चिकित्सा मतलब इलाज या तो उपचार का उल्लेख मिलता है। समझ गए? मैं लिख देता हूं, इस वेद में, इस वेद में, इस वेद में, ठीक है, इस वेद में चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा व औषधियां औषधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख है, एक ही हुआ। तो इस वेद में चिकित्सा और औषधियों का उल्लेख है। मैं बता दिया औषधियां का मतलब, समझ रहे ना? पुराने काल में अंग्रेजी दवा नहीं चलती थी, औषधियां ही दी जाती थी, इसीलिए औषधियों का उल्लेख मिलता है, जाहिर सी बात है। और चिकित्सा, इलाज या तो उपचार, कोई आखिर बीमार होगा तभी ना उसको औषधि से ठीक किया जाएगा, तो उसी के लिए चिकित्सा व औषधियों का उल्लेख मिलता है। तो आशा करते हैं आप ये समझ चुके होंगे, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इसमें लगभग, किसमें? अथर्ववेद, अथर्ववेद में लगभग 1200 ऋग्वेद से उद्घृत हैं। ठीक है, उद्घृत मतलब ऋग्वेद से बचे मंत्र 1200 अथर्ववेद में चिपकाया गया है। उद्घृत का मतलब चिपका हुआ या तो पृथक किया हुआ। ठीक है, यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। भौतिकवादी का मतलब अभी मैंने जस्ट समझाया है। भौतिकवादी का मतलब आदमी के सुख सुविधाएं, रुपया, पैसा और संपत्ति, ये सब जो चीजें हैं उसे ही भौतिकवादी कहते हैं। ठीक है, इसमें वेद में, इस वेद में, कौन से वेद में? अथर्ववेद वेद में, इस वेद में जादू, टोना, टोटका का उल्लेख किया गया है। इस वेद में चिकित्सा व औषधियों का उल्लेख मिलता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, समझ जल्दी गए होंगे, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ूंगा, आप इसे पहले नोट डाउन करें। चलिए आगे मैं बताता हूं। इस वेद को उपवेद, इस वेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, फिर बाकी बात उपवेद का मतलब क्या होता है ये भी मैं समझा दूंगा। आप सुने होंगे गांव में उप मुखिया, ठीक है, उप सदस्य, आप लोग के स्कूलों में भी चलता होगा उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप विकास, विकास सहयोग, कुछ इस तरह करके उप में रहता है। एक तो परमानेंटली के लिए रहता है और एक उसके उप में रहता है। यदि जो परमानेंटली के लिए है, यदि वो कहीं पे चला जाए या तो किसी घटना के चक्र में वो कहीं पे रुक जाए या तो कहीं पे वो मर खप गया, तो उसके जगह पे कौन काम करेगा? तत्काल में उप
उसके जो उप होगा, जैसे आपके गांव में मुखिया है, मुखिया यदि है, यदि उसके कारण यदि कहीं वो चला जाए, कहीं पे चला गया, ठीक है, तो कहीं चला गया और यदि गांव में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उस समय कौन आएगा? उप मुखिया आएगा। तो इसी के लिए उपवेद, ठीक है, अथर्ववेद में उपवेद कौन से? शिल्पवेद है। मैं लिख देता हूं, इस वेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद है। इस वेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। मैं उसको भी समझा दूंगा, कब से कहां तक चला था वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। मेरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस वेद में कौन से वेद में? अथर्ववेद में, याद रखिएगा। ठीक है, इस वेद में आर्य, ठीक है, आर्य एवं अनार्य, आर्य एवं अनार्य एवं संस्कृति आर्य एवं अनार्य एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। किस वेद में? अथर्ववेद में दिखाई देता है। समझ गए? इस वेद में आर्य एवं अनार्य एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए आर्य और अनार्य सभ्यता कब से कब तक चली थी? आर्य अनार्य एक सभ्यता थी। ठीक है, कब से कब तक चली थी? तो आर्य और अनार्य कब से कब तक चली थी? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1800 ईसा पूर्व से, 1800 ईसा पूर्व से बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व के मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। और एडी एनो डोमनी ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, ईसा मसीह जन्म के बाद, पहले। ठीक है, तो ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह जन्म के पहले की बात बताई जा रही है। ठीक है, तो क्या है? और 1800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब मैं समझा ही दिया हूं आपको। ईसा पूर्व के मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात बताई जा रही है। और यदि सिर्फ ईस्वी रहता तो हो गया एनो डोमनी, यानी कि ईसा मसीह जन्म के बाद, ये ईसा मसीह जन्म से पहले। चलिए मैं बता दिया आर्य एवं अनार्य एक सभ्यता थी। ठीक है, और आर्य अनार्य की जो सभ्यता थी उसकी संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। आर्य अनार्य की सभ्यता कब से कब तक चली थी? तो 1800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक चली थी। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, आगे है अथर्ववेद परीक्षित को पुराणों का राजा कहा गया है। पुराणों का राजा कहा गया अथर्ववेद में। देखिए मैं लिख देता हूं अथर्ववेद में परीक्षित को पुराणों का राजा, मैं अभी बताऊंगा पुराणों का राजा। ठीक है, इसका मतलब पुराणों का राजा
कुराओं का राजा कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को, परीक्षित मतलब क्या होता है, जांच की गई, जांच पड़ताल की गई, ठीक है, उसी को परीक्षित कहते हैं। तो जांच की गई को कुराओं का राजा कहा गया है, तो कुराओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। याद रखिए ये पॉइंट, मैं फिर से समझा देता हूं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया, परीक्षित को मतलब जांच की गई, जांच करने को कुराओं का राजा कहा गया, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। कुराओं की राजा की राजधानी, समझ रहे ना, कुराओं की राजा की राजधानी कहां थी? तो पहले तो हरियाणा में थी, ठीक है, मैं यहीं पे लिख दूंगा, कुराओं की राजा की राजधानी हरियाणा में थी। बाद में इसको हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहां है, दिल्ली में, हस्तिनापुर दिल्ली में कर दी गई, ठीक है। तो कुराओं की राजा की राजधानी, कुराओं, कुराओं, इसमें समझ रहे ना, एक कुराओं राजा थी जिसकी जांच करने के बाद उसको राजा बनाया गया था, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। तो देखिए कुराओं, कुराओं की राजा की राजधानी, राजा की राजधानी, राजधानी कहां थी? हरियाणा में, हरियाणा में थी। पर बाद में इसे हस्तिनापुर दिल्ली में कर दिया गया, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली कर दी गई, हस्तिनापुर दिल्ली कर दी गई, कर दी गई। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूं इसको, ठीक है, फिर आप इसे नोट डाउन करना। अथर्ववेद टॉपिक है मेरा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पढ़ चुका हूं, अब अथर्ववेद के बारे में पढ़ रहे हैं। अथर्ववेद का एक और पॉइंट मैं पिछला बता चुका हूं, अब ये नेक्स्ट पॉइंट था। इस वेद का उपवेद शिल्पवेद है, ठीक है। इस वेद का आर्य एवं अनार्य एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, जो कि मैं समझा चुका हूं। कब से कब तक आर्य एवं अनार्य क्या था, एक सभ्यता थी, कब से कब तक चला था, 1800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक चला था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया है, यानी कि जांच करने के बाद कुराओं का राजा बनाया गया था। कुराओं की राजा की राजधानी हरियाणा थी, जो कि बाद में हस्तिनापुर दिल्ली कर दिया गया है, कर दी गई थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, और समझ में आ गया तो आप इसे नोट डाउन करें, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आती है क्लास तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अभी इतना दूर तक नोट डाउन करें। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अथर्ववेद का नेक्स्ट पॉइंट है। इस वेद को पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, समझा लेंगे, टेंशन मत लीजिए। इस वेद को पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। देखिए आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं अभी बता भी दूंगा। इस वेद को, कौन से वेद को, अथर्ववेद को, इस वेद को, ठीक है, इस वेद को, इस वेद को पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी सूक्त का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, प्रतिनिधि, निधि सूक्त माना जाता है, सूक्त माना जाता है, माना जाता है, ठीक है। इस वेद को पृथ्वी सूक्त का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इस वेद अथर्ववेद, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद को ही पृथ्वी सूक्त का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चारों वेद। कौन कौन से चारों वेद भैया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेद का एक उपवेद भी है। कौन कौन से चारों वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है।
चलिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बता देता हूँ ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद, ठीक है, इधर मैं वेद लिख देता हूँ, वेद, और इधर लिख देता हूँ उपवेद, उपवेद, ठीक है, इधर उपवेद इधर वेद, ठीक है, वेद उपवेद। पहला ऋग्वेद में बताया था, ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद वेद, उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का गंधर्ववेद, सामवेद, सामवेद, सामवेद का गंधर्व, गंधर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद। तीसरा यजुर्वेद का, यजुर्वेद का, ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है। और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। मैं एक बार समझा देता हूं। इस वेद को पृथ्वी सूक्त, प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। वेद उपवेद, कौन कौन से वेद लिया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। इसके ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद के उपवेद अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए आप इसे इतना उतना नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं 13 या तो 14 एमसीक्यू करवाने वाला हूं, तो चलिए आप मेरे साथ 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 हम बोलेंगे और सुनेंगे भी और याद भी करते चलेंगे। चलिए आज का मैं 13 एमसीक्यू करवाने वाला हूं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। और क्या है? संगीत भी, ठीक है, ठीक है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं, ठीक है। सामवेद के मंत्रों को कौन से जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए सामवेद में कुल कितने ऋचाएं या तो मंत्र है? तो 1875 ऋचाएं मंत्र है, ठीक है, आप याद रखेंगे। सामवेद में 75 से अतिरिक्त शेष लिया गया है। ऋग्वेद तो क्या लिया गया? अतिरिक्त शेष, मतलब सामवेद में ऋग्वेद से 75 मंत्र लिया गया है सामवेद में, जो कि गंधर्ववेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। तो सामवेद की प्रमुख शाखाएं गंधर्ववेद, ठीक है। और इसके गंधर्ववेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? कुथुमिया, जैमिनिया तथा राना अनील। मैं भी जस्ट बताया हूं, आप भी याद करेंगे। एक बार रिकॉल करने के बाद आपकी याद करने की क्षमता, ना भूलने की चांसेस में आप आ जाते हैं, सीधा सीधा आपके दिमाग में रिकॉल होके बैठ जाता है। इसीलिए मैं रोज रोज 13 एमसीक्यू कह के आपको ये करवाता हूँ और करना भी चाहिए। क्लास के अंतिम में यदि जो जो हम अभी पढ़े हैं टॉपिक, वो यदि फिर से एक बार रिवीजन हो जाए तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यदि और भी दिन आप रिवीजन मारिएगा तो और भी दिन के लिए बढ़िया हो जाएगा, सेव हो जाएगा आपकी मेमोरी में। अथर्ववेद, अब मैं आ जाता हूँ सामवेद के बारे में बता दिया। अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि से अथर्ववेद का क्या हुआ है? देखिए क्या बताया जा रहा है। अथर्ववेद में अथर्वा नामक ऋषि से ये क्या रचयिता हुआ है, ठीक है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। तो लिखा दृष्टा का मतलब, दृष्टा का मतलब देखने वाला या तो दिखलाने वाला, अध्ययन करने वाला, ये भी बोल सकते हैं। चलिए अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर इस वेद को अथर्ववेद कहा गया है,
ठीक है, याद रखिएगा। एक दूसरे दृष्टा, एक इसके दूसरे दृष्टा भी हैं, ठीक है, एक नहीं, इसके दूसरे दृष्टा भी हैं या तो रचयिता भी हैं। तो कौन से हैं? अंग्रीस ऋषि थे। दूसरे रचयिता किसके? अथर्ववेद के दूसरे रचयिता अंग्रीस ऋषि थे। इसी वेद को दूसरा नाम अथर्वाग्रीस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। भेषज का मतलब क्या होता है? तो भेषज का अर्थ मैंने समझाया था, निरोगी करना, शरीर क्रिया में परिवर्तन। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मैंने जस्ट बताया सती प्रथा का उल्लेख। सती प्रथा मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। पहले तो ऋग्वेद की हुई है, फिर सामवेद की हुई है, फिर यजुर्वेद की हुई है, फिर अथर्ववेद की हुई है। इसके उपवेद ये तो मैं बता ही दिया और भी बता दूंगा। ठीक है, इसमें कुल 20 कांड है, 731 सूक्त है और 5987 मंत्र है। ये आपको मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र। ठीक है, अब कांड का मतलब क्या होता है? कांड का मतलब खंड या तो भाग। सूक्त का मतलब क्या होता है? वेद या तो मंत्र। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलते होंगे मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है विचार या तो चिंतन। ठीक है, इसमें लगभग 1200 ऋग्वेद से उद्धृत है। ठीक है, इसमें लगभग 1200 ऋग्वेदों से उद्धृत है, यानी कि जो ऋग्वेद में उभर गया था, क्या चीज उभर गया था? मंत्र, ऋचाएं। इसमें लगभग 1200 ऋग्वेद से उद्धृत है। उद्धृत का मतलब है उभरा हुआ, पृथक किया हुआ। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। ये मैंने जस्ट बताया था। भौतिकवादी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में पैसा, संपत्ति, सुख, सुविधाएं अधिक महत्वपूर्ण है, इसे ही भौतिकवादी कहते हैं। ठीक है, चलिए इस वेद में जादू, टोने टोटके का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें चिकित्सा पद्धति व औषधियों का उल्लेख किया गया है। चिकित्सा, ठीक है, उस समय अंग्रेजी दवा नहीं चलती थी, इसीलिए चिकित्सा जो होते थे, इलाज करवाने वाले या तो उपचार करने वाले, औषधि का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस वेद में उपवेद, इस वेद का उपवेद शिल्प वेद भी है। अथर्ववेद, ठीक है, उपवेद सहायक। अब ये उपवेद क्या है? तो उपवेद सहायक वेद या तो वेदों से निकला वेद उपवेद कहलाता है। ठीक है, इस वेद में आर्य एवं अनार्य एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। आर्य एवं अनार्य सभ्यता कब से कब तक चली थी? ये मैं अभी जस्ट बता रहा हूं। 1800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया है, यानी कि परीक्षित करने के बाद इनकी कुराओं का राजा रखा गया था। परीक्षित मतलब जांच की गई। ठीक है, कुराओं की राजा की राजधानी हरियाणा में थी। बाद में, ठीक है, बाद में हस्तिनापुर दिल्ली में कर दी गई। ठीक है, इस वेद को पृथ्वी सूक्त, इस वेद को पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि मिला है या तो सूक्त मिला है। ठीक है, चारों वेदों, कौन कौन से चार वेदों? वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसके चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। कौन कौन से हैं? चलिए मैं फिर से एक बार देख लेते हैं। वेदों के उपवेद, ठीक है, वेद उपवेद, ऋग्वेद के आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, अथर्ववेद के अर्थशास्त्र। आप इसे नोट डाउन कर लें। आई होप कि ये आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आती है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो पड़े बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि ताकि जब भी मेरी कोई इस तरह की वीडियो छूटे या तो मैं अपलोड करूं तो सबसे फर्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सकें। तो तब तक तो फिर मैं क्लास कर लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए जय हिंद।